जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर उज्जवल परिवार की तरफ से मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हूँ। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ, जितने भी मेरे नए पुराने जो स्टूडेंट हैं उन सब का मैं उज्जवल परिवार में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो हम कर रहे हैं पॉलिटी की क्लास रहेगी। और जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट उन्हें पता, पॉलिटी में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रेम्बल, प्रस्तावना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान की प्रस्तावना। ओके दोस्तों, देखिए आज मैं भी शायद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस टॉपिक को समाप्त कर दूं, क्योंकि शायद 7-8 क्लास हमारी इस टॉपिक पे निकल चुकी हैं और हमने उज्जवल परिवार की तरफ से एक बहुत बेहतरीन कोशिश करी है कि इस टॉपिक को, संविधान की प्रस्तावना को आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा यही मोटो रहता है, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चाहे उस पर उस समय आप 1-आधा घंटा फालतू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज हो सकता है 10-5 मिनट की क्लास लंबी रहे, मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करने की। आज की डेट में 26 जून, आज मैं इस टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, पीछे हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट क्लास थी प्रेम्बल की प्रस्तावना की, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम जो बात कर रहे थे, मैंने जो बताया था आप लोगों को लास्ट में, वो हमने पढ़ा था क्या भाई, जब हम SSSR, जब हम भारत को वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को सोवरन बनाएंगे, संप्रभु बनाएंगे, हम भारत के लोग भारत को सोशलिस्ट बनाएंगे, हम भारत के लोग भारत को सेकुलर बनाएंगे, हम भारत के लोग भारत को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, हम भारत के लोग भारत को गणतंत्र या रिपब्लिक बनाएंगे। जब इस प्रकार का भारत बन जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने जिक्र किया था आप लोगों से कि हमें मिलेगा भाई जस्टिस मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जस्टिस है वो हमारे को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, हमारे को पॉलिटिकल न्याय मिलेगा, हमारे को, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ भी है पहले कि कितने प्रकार के संविधान की प्रेम्बल में या संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का जिक्र किया गया है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों के सामने बात करी थी। न्याय मिला हमारे को, एंड देन फिर उसके बाद बात करी मैंने, किसकी बात करी दोस्तों, हमने बात करी लिबर्टी की बात करी कि कितने प्रकार की लिबर्टी है क्या। मैंने आप लोगों के बीच में लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में जिक्र किया। फ्रीडम संविधान के मौलिक अधिकारों में दिया गया है, वो 6 प्रकार के लिबर्टी। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की लिबर्टी का जिक्र किया गया है, तो मेरे मित्रों 5 प्रकार की लिबर्टी का जिक्र प्रस्तावना के अंदर किया गया है, यह आप लोगों को पता है। ओके, कौन कौन सी लिबर्टी थी वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, याद करने का तरीका का बताया मैंने आप लोगों को, थॉट की, विचार। चलिए, हमने बात करी थी स्वतंत्रता, ये हमारे को मिलेगी तो कैसी मिलेगी, इसके काइंड ऑफ लिबर्टी की बात करी हमने। विचार आया, विचार को अभिव्यक्त किया, विश्वास, धर्म, उपासना। एक सेकंड में आप लोगों को काइंड ऑफ लिबर्टी याद हो जाएगी। दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर कि विचार आया, हमारे दिल में विचार आया, यानी कि थॉट ऑफ लिबर्टी। हमें विचार सोचने की क्या है, स्वतंत्रता है। जो विचार दिमाग में आया है, जो थॉट हमने दिमाग के अंदर करी है, उसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के आऊं, तो मैं क्लास लेकर के आ गया, ये क्या अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
एंड देन फिर बात करी विश्वास। मुझे मेरी क्लास के अंदर मेरे स्टूडेंटों पर पूरा भरोसा है, विश्वास। आपका अपनी थॉट पर क्या है? विश्वास हो गया। जब उस थॉट पर विश्वास है तो उसी विश्वास को आपने क्या बना लिया? धर्म बना लिया। दोस्तों मेरा धर्म है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देना, शिक्षा देना, अच्छा रास्ता दिखाना। मैंने अपना धर्म बना लिया और उसकी मैंने उपासना शुरू कर दी। उसकी मैंने क्या कर दी? उपासना शुरू कर दी। ये मेरी उपासना ही है कि मैं गर्मी में दोपहर में आकर के आप लोगों के बीच में क्लास लेने की कोशिश करता हूं, आप लोगों से निःशुल्क जुड़ने की कोशिश करता हूं, तो ये मेरी उपासना है। मतलब विचार आया, विचार को अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्ति को आपने क्या किया? अभिव्यक्ति में आपका पूर्ण विश्वास है, उस पूर्ण विश्वास को आपने क्या बना लिया? धर्म बना लिया। और धर्म को क्या कर दिया आपने? धर्म की उपासना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार की स्वतंत्रता, इस प्रकार की लिबर्टी हमारे को प्रस्तावना के अंदर दे दी गई है। ये मैं अपनी पिछली क्लास के अंदर जिक्र कर चुका हूं। यहां तक ये हल्का सा रिवाइज था आप लोगों को टच करने के लिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो फिर अगर हम सीधा उठाते हैं तो वो उनकी समझ से बाहर होती है। इसलिए मैं 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में ये रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। जब लिबर्टी मिल गई हमारे को, लिबर्टी अब हमारे को समझ में आ गया, जस्टिस हमारे को समझ में आ गया, तो एक और शब्द आता है इक्विलिटी। और क्या मिलेगा हमारे को? इक्विलिटी मिलेगी भाई। इक्विलिटी है समानता, समता। देखिए दोस्तों एक शब्द है इक्विलिटी, समता या समानता। प्रस्तावना के अंदर इसका जिक्र किया गया है, समता या समानता का। तो समानता का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो सब लोग एक जैसे समान होंगे भाई, सब लोग समान होंगे। लेकिन इतना पढ़ने से हमारा काम नहीं चलता है, इतना पढ़ने से हमारा काम नहीं चलता है। यहां पर देखिए समता या समानता, यहां पर प्रतिष्ठा, और अवसर, देखिए भाई दो चीजें हैं, प्रतिष्ठा की समानता या समता, अवसर की समानता या समता। इसको हम समझने के लिए कैसे बात करेंगे? देखो एक बार इसको इस प्रकार समझेंगे, इसके आयाम देखो एक बार, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके जो समता या इक्विलिटी के आयाम। आयाम कितने? 3 आयाम है भाई, 3 आयाम है। 3 आयाम कौन कौन से हैं? देखिए नागरिक, दूसरा राजनीतिक, और तीसरा आर्थिक। देखो भाई मैंने बात करी इक्विलिटी, समता या समानता की। अगर हम सिंपली भाषा में बात करें तो सब लोग कानून की नजर में क्या होंगे? समान होंगे। ये इसका अर्थ निकल करके आता है, सब लोग कानून की नजर में समान होंगे, ये इसका अर्थ निकल करके आता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं हम हाई अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से, तो इतने में हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेनी पड़ेगी। मैंने बात करी, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समता या समानता के कितने आयाम है? तो मेरे दोस्तों समता या समानता के 3 आयामों का जिक्र किया गया है। और 3 आयाम कौन कौन से? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब इनके ऊपर समानता या समता चलेगी, कैसे चलेगी वो देखना, किस प्रकार से संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है वो देखेंगे भाई। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? नागरिक की भाई। नागरिक की बात करें हम, देखिए विधि के समक्ष हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारत का संविधान क्या बोलता है? विधि के समक्ष सब समान होंगे। पहली बात बड़े ध्यान से सुनना भाई, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष या विधि के सामने विधि के समक्ष सब समान होंगे। भारत के संविधान के सामने सब क्या होंगे? सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग इक्वल होंगे। ये कहां पर डिफाइन किया गया है मेरे मित्रों? एक्ट नंबर 14।
मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं मैं, मौलिक अधिकार एक्ट नंबर 14 के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है। समता की बात करूं मैं, समानता की बात करूं, 14 से लेकर के 18 तक जिक्र किया गया है। तो विधि के समक्ष समानता हमारे को भारत के संविधान ने क्या दे दिया है? विधि कानून के सामने सब इक्वल, बोथ आर इक्वल। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे पैसे वाला है, चाहे नेता है, चाहे रिक्शा चालक है, चाहे रोड पे काम करने वाला है, चाहे कोई भी है, बोथ आर इक्वल, सब बराबर रहेंगे विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब बराबर रहेंगे। ये नागरिक आयाम में नागरिकों को किस प्रकार से समान माना है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हम समानता या समता को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। यहां अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरा हमेशा मोटो रहता है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो। यहां अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो यहां से किस भी प्रकार से कोई भी पेपर सेटर कैसा भी दिमाग लगा के अपना पेपर सेट कर दे, क्वेश्चन यहां से उठाता है तो आप 100% मैं दावा करता हूं कि आप लोग उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद एक्ट नंबर 14 में ही हो गया। एक्ट नंबर, अगली बात लिखी इन्होंने, जाति, धर्म, लिंग, जाति धर्म लिंग मूलवंश निषेध, लिंग व मूलवंश एक्ट नंबर 15। मतलब ये मेरे दोस्तों कि जाति धर्म लिंग या मूलवंश के आधार पर आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ये आप लोगों का मतलब एक क्या बोलूं मैं इसको, एक और नागरिकता के आयाम में जोड़ दिया कि चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी धर्म से संबंध रखता है, वो मेल है फीमेल है, किसी भी प्रकार से उसको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका एक्ट नंबर 15 डिफाइन करता है। देखिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा, बोलने पे तो मैं समता पे 24 घंटे लगातार बोल सकता हूं, या 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा बोला जा सकता है। इस प्रकार का वर्ड है ये। यहाँ पर मौलिक अधिकार डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि कानून में हमारे लिए जो समता दी गई है, समानता का जो जिक्र किया गया है, वो कहां पर किया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं भाई। ओके, अगला दिया इन्होंने लोक नियोजन। लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता, एक्ट नंबर 16। उसके बाद बात करी इन्होंने असमरसता या छुआछूत। अंत, एक्ट नंबर 17। उसके बाद बात करी, पांचवी बात करी इन्होंने उपाधियों का अंत। अठारह, एक्ट नंबर 18। ओके भाई, हमने बात करी नागरिकों को लेकर के बात करी। सॉरी दोस्तों, बीच में व्यवधान आ गया भाई, कुछ टेक्निकल इशू थे, इस वजह से एक बार वीडियो आपकी रोकनी पड़ी है। देखिए मैं बात कर रहा था भाई किसकी, समता की बात कर रहा था। समता के अंदर मैंने बात करी कि समता क्या है, यानी कि सब नागरिकों को कानून क्या मानेगा, समान मानेगा। कानून के समक्ष सब नागरिक क्या रहेंगे भाई, समान रहेंगे। समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहां पर अगर मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो कानून के समक्ष कोई भी वर्ग विशेष अधिकार नहीं रखेगा। कोई भी व्यक्ति, समाज, वर्ग कोई भी विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति भी वीकेंड से हम कह सकते हैं। उसके बाद मैंने बात ये करी कि भाई इसके आयाम क्या है, स्थिति और अवसर की समता, स्थिति और अवसर की समता देता है या समानता देता है हमारा संविधान। उसके बाद मैंने आयाम की बात करी तो 3 आयाम मैंने आप लोगों के बीच में लिखे, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। इसमें विधि के समक्ष सब समान होंगे। एक्ट नंबर 14, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश निषेध, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता,
अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, ये सारी चीजें क्या करती हैं आप लोगों के बीच में एक समानता को दर्शाती हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि समानता कहाँ पर दर्शाई गई है, संविधान के अंदर समानता को लेकर के कहाँ पर बात की गई है, तो आप लोगों के सामने एक्ट के साथ ये सारी की सारी बातें लिख दी। हो सकता है ऐसे भी पूछ ले आपसे, उपाधियों का अंत, भाई उपाधियों का अंत क्यों किया गया, इसके पीछे देखिए यहां पे डायरेक्ट नहीं, समता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है वो कैसे, उपाधियों का अंत। यदि उपाधि रहेगी तो कोई व्यक्ति विशेष रहेगा, यदि उपाधि नहीं रहेगी तो सब बराबर रहेंगे। आप मेरी बात समझ गए, मैंने एक बार पहले जिक्र किया था उपाधियों के बारे में, जब कभी मौलिक अधिकार कराऊंगा तो फंडामेंटल राइट्स जब हम करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, उस समय मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं ये एक्सप्लेन करने लगा तो हमारा टॉपिक छूट जाएगा। और आज का जो मेरा टारगेट है वो है प्रेम्बल या प्रस्तावना को मैं खत्म करना चाहता हूं आज की क्लास के अंदर। तो लंबी क्लास चलेगी, मैं वो रिक्वेस्ट टू यू प्लीज आप जुड़े रहेंगे, लगातार पूरी क्लास को देखेंगे, अदरवाइज जो आपने पूरी 6-7 क्लासें देखी वो सारी बेकार जाएंगी भैया आपकी। ओके, ये एक बार भाई मैं फिर रफ करूंगा, आगे बढ़ूंगा। उसके बाद ये नागरिक हो गया, नागरिक आयाम के ऊपर मैंने बात करी, तो आप समझ गए सारी की सारी बातें किसको लेकर के, नागरिकों को लेकर के। अब बात करिए राजनीतिक, अगला जो है वो क्या है, राजनीतिक। एक बार आप भाई राइट डाउन कर लें इसको, या फिर जो भी आपने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं आगे चलो भाई। हो गया आप लोगों का, ओके भाई। ओके, समता या समानता। अब देखो इसमें दूसरा जो आयाम था वो आयाम क्या था अपना, राजनीतिक। इसमें क्या आ जाएगा, देखिए कानून, समता, राजनीतिक। इस आयाम में क्या आ जाएगा भाई, देखिए कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो 18 साल का हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, या यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि वयस्क, किसी भी वयस्क व्यक्ति को मतदाता सूची से या मतदाता सूची में उसका नाम जो लिखा जाएगा उससे वंचित नहीं किया जा सकता। हम अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी लिंग का है, किसी भी जाति का है, यदि वो वयस्क है तो उसका मतदाता सूची में नाम होगा ही होगा, उसे हम वंचित नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं उसे मत डालने का अधिकार रहेगा ही रहेगा, उसे इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। मतलब फिर बताता हूं मैं आप लोगों को राजनीतिक आयाम कैसे। देखिए राजनीतिक के समक्ष, कानून के समक्ष आप लोग समझ गए। अब राजनीतिक कैसे इक्वलिटी दी इन्होंने कि भाई कोई गरीब है, 18 साल का है, तो हम इस बेस पे उसको नहीं छोड़ सकते कि भाई इसका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, ये मत नहीं डालेगा, गरीब है। नो, ऐसा नहीं है भाई। सब मत डालने का अधिकार किसको, सबको दिया गया है। ये राजनीतिक आयाम है, और ये आपका एक्ट नंबर 325 डिफाइन करता है भाई। एक्ट नंबर 325 क्या करता है, ये डिफाइन करता है भाई। समझ गए, ओके। राजनीतिक हो गया। उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम की अगर हम बात करें तो आपका एक्ट नंबर 39, एक्ट नंबर 39 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या डिफाइन करते हैं कि भाई चाहे वो महिला है, मतलब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, समान काम के लिए समान वेतन,
ऐसा नहीं है कि आपके साथ आर्थिक लेवल पर भी कोई भेदभाव किया जाए। यदि आप एक जैसा काम कर रहे हैं तो आपको उसके बराबर ही वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है आपके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपका एक्ट नंबर 39 डिफाइन करता है कि समान काम का समान वेतन। महिला तथा पुरुष दोनों को अपने जीवन यापन करने के लिए जो काम करेंगे वो उन पर उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यहां तक समझ गए आप लोग? ओके, अब देखिए मैं 1 मिनट में रिवाइज करा दूं आपको, समता रिवाइज करा दूं तो आप लोगों को पता लग जाएगा। देखिए हमने बात करी समता की, समानता की बात करी। हमें जब हम इस प्रकार का भारत बनाएंगे तो हमारे को समानता मिलेगी। समानता में मैंने जो जिक्र किया आप लोगों के बीच में वो क्या किया कि जो सब लोगों को किसी भी जाति, धर्म या लिंग या किसी भी वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि आयाम कौन से हैं, तो इसके 3 आयामों का मैंने जिक्र किया। नागरिक आयाम का जिक्र किया मैंने, राजनीतिक और आर्थिक का जिक्र किया मैंने। यहां पे मैंने नागरिक का जिक्र किया तो उसमें हमने मौलिक अधिकारों को लेकर 14 से 18 का जिक्र किया, जिसमें किस प्रकार से जैसे कानून विधि के समक्ष समानता, कानून के समान सब बराबर होंगे, उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है। उससे पहले ऐसा प्रस्ताव छुआछूत में दी गई है। छुआछूत का जो उल्लंघन वो जो के बारे में जो जिक्र किया गया है वो एक्ट नंबर 70 में किया गया है, 17 के अंदर किया गया है। तो हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने बात करी, किसकी बात करी भाई? हमने बात करी राजनीतिक की, कि कोई भी राजनीतिक कैसे, कोई भी व्यक्ति यदि 18 साल का है उसे मतदाता सूची में नाम ऐड कराने से या जोड़ने से या जुड़वाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ये इक्वलिटी दी गई है। ये क्या है? ये एक राजनीतिक इक्वलिटी है। अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझे तो राजनीतिक इक्वलिटी है। उसके बाद आर्थिक इक्वलिटी भी दी गई है। आर्थिक इक्वलिटी कैसे दी गई कि समान काम के समान पैसे दिए जाएंगे। भाई कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार का काम कर रहा है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई एक टीचर महिला है और एक टीचर मेल फीमेल दोनों अलग अलग है तो उनको अलग अलग काम के हिसाब से पैसे, नेवर। कानून के समान सबको समान समझा गया है। आर्थिक आधार पर भी सबको क्या दिया गया है भाई मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सबको क्या दी गई है? समानता दी गई है। तो आप इनको भी एक बार राइट डाउन कर लेंगे। एक्ट नंबर 325 और एक्ट नंबर 39 ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर काउंट होता है भाई। चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके, अगला एक शब्द है बंधुत्व। ये हो गया भाई मेरे ख्याल में आप लोगों का। अगला शब्द है आप लोगों के बीच में बंधुत्व या भाईचारे, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जिसको क्या बोलते हैं? भाईचारा। ये एक शब्द आया आप लोगों के बीच में निकल करके, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यानी कि जो लोग रहेंगे आपस में क्या भाईचारा बना करके रखेंगे। भाई क्या रखेंगे? भाईचारा बना करके रखेंगे। पर बात ये तो आप भी लोग समझते हैं, जहां लोग आपस में मेल जोल से रहे, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहे, प्रेम से रहे, वो भाईचारा है। लेकिन यहां पर हमारे को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे, मैं उनकी बात करूंगा। या अगर इसकी अर्थ की बात करूं तो अगर आपस में जो दिलों से जो जुड़ाव है या भाई बिना किसी डिस्प्यूट के अगर लोग रह रहे हैं, वो क्या है? भाईचारा है। यहां पर जो क्वेश्चन की बात है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान या प्रेम्बल या संविधान, भारत के संविधान में भाईचारे को कहां पर प्रोत्साहित किया गया है? भारत के संविधान में भाईचारे को कहां पर प्रोत्साहित किया गया है? देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है दोस्तों मेरे। अर्थ आप लोग समझ सकते हैं इसका, बंधुत्व का। ओके, संविधान में कहां पर भाई? संविधान में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो है, यानी कि सिंगल जो नागरिकता है, एकल नागरिकता के द्वारा कानून ने यह प्रोत्साहन करने, संविधान, भारत के संविधान ने इस बात को प्रोत्साहित किया है कि भाई सब एक जैसे नागरिक हैं। सब क्या हैं? एक जैसे नागरिक हैं और भाईचारे के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। अगर यह पूछा जाए कि कहां पर प्रोत्साहित किया, तो एकल नागरिकता देकर के प्रोत्साहन दिया है, इनडायरेक्ट रूप से देकर प्रोत्साहन। किसको प्रोत्साहन भाई? बंधुत्व को।
बंधुत्व को प्रोत्साहन कहां से मिला हमारे को? एकल नागरिकता देकर के एक संविधान ने क्या किया? बंधुत्व को प्रोत्साहित किया। यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एक्ट नंबर 51, एक्ट 51 ये डिफाइन करता है कि हम जाति धर्म लिंग से ऊपर उठ करके आपस में भाईचारे के साथ भाईचारे का व्यवहार करेंगे। जाति धर्म लिंग से ऊपर उठ करके या संप्रदाय से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके किसका व्यवहार करेंगे? भाईचारे का व्यवहार करेंगे। ऐसा हमारे को एक्ट नंबर 51 के अंदर बोला गया है और ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है भाई। और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भाईचारे को लेकर के कानून में कहां पर व्यवस्था की गई है? तो एक्ट नंबर 51 में भाईचारे को लेकर के कानून में व्यवस्था की गई है। संविधान कैसे प्रोत्साहन दे रहा है हमारे को? एकल नागरिकता के द्वारा संविधान हमारे को बंधुत्व के लिए प्रोत्साहित करता है। मैंने जिक्र किया बंधुत्व का, एक वर्ड आया है प्रेम्बल में, बंधुत्व, और बंधुत्व का जिक्र किया तो बात निकल करके ये बंधुत्व है क्या? आपस में भाईचारे प्रेम के साथ जो रहना है उसको क्या बोलते हैं? बंधुत्व या भाईचारा बोला जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल क्वेश्चन की बात करें तो पॉलिटिकल क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि संविधान हमारे को कहां पर भाईचारे के लिए प्रोत्साहित करता है? तो एकल नागरिकता, पहली बात कहां पर है? एकल नागरिकता आपको क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, भाईचारे के लिए प्रोत्साहन इसमें दिया गया है। उसके बाद दूसरी बात, जो मौलिक कर्तव्य एक्ट नंबर 51 के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि हम किसी भी जाति धर्म लिंग से ऊपर उठ करके भाईचारे के साथ या सौहार्दपूर्ण रहेंगे, प्रेम से रहेंगे भाई, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। ये इस प्रकार का बंधुत्व वर्ड यहां पर आया है निकल करके। समझ गए आप लोग? अरे भाई समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे हम इस चीज को समझ लेंगे भाई। ओके, बंधुत्व दो बातें सुनिश्चित करता है। यहां पर एक चीज और देखिए, एक क्वेश्चन और भी बन जाता है आपका, बंधुत्व क्या सुनिश्चित करता? तो ये दो बातें सुनिश्चित करता भाई। नंबर एक, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान या इज्जत सुनिश्चित करता है बंधुत्व। यदि जब हम प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे तो भाई इज्जत तो एक दूसरे की अपने आप ही करेंगे ऑटो सिस्टम से। दूसरी जो बात है भाई वो क्या है? देश की अखंडता, देश की अखंडता, ये दो चीजें सुनिश्चित करता है हमारा कौन? क्योंकि देखो, एक तो ये व्यक्ति का सम्मान, यदि हम भाईचारे से या प्रेम से रहेंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे भाई, बात क्लियर है? व्यक्ति का सम्मान। जब हम भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो देश की अखंडता, देश की अखंडता को तो अपने आप ही हम फिर बना के रखेंगे। यहां तक ये था भाई। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी है, फिर मैं आगे चलता हूं। ओके, एक चीज यहां पर बच गई आपकी, देखिए मैंने जिक्र किया था नोट डाल के, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आ गया है भाई। देखिए एक बार मैं हल्का सा इसको भाई मैं कर ही रहा हूं भाई इसको, अगर आपने स्क्रीनशॉट या नोट मेरे ख्याल में कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। ओके भाई, देखो दोस्तों, यहां पे हमने बात करी किसकी? बंधुत्व, स्वतंत्रता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के बीच में, ये कहां से लिए गए हैं? तो बता दूं मेरे दोस्तों, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया जाएगा, ये जो तीन शब्द बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता या समानता हमने कहां से लिए और कहां पर जोड़े गए, मतलब कहां से लिए और प्रेम्बल में, या ये भी पूछा जा सकता है हमारे संविधान में इनकी व्यवस्था कहां से की गई है? तो फ्रांस की जो क्रांति थी 1779 से लेकर 1999 तक चली थी, उस क्रांति से हमने इन तीन शब्दों को यहां पर जोड़ा भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए किन तीन शब्दों को जोड़ा है, ये आप नोट डाल के लिख लेंगे, स्वतंत्रता, समानता और इसको। उसके बाद जस्टिस की बात करें, जस्टिस, एक चीज और भी नोट कर लो आप, जस्टिस सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय,
इनकी व्यवस्था कहां से की हमने? रूस से इनको हमने, रूस की क्रांति से इनको लिया भाई। 1917 रूस की क्रांति से हमने इन तीन शब्दों, तीन को जो न्याय है वो हमने रूस की क्रांति से लिया है भाई। और इसकी जो अगर हम बात करेंगे, ये क्रांति हुई थी, रशिया की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी मेरे मित्रों? 1917 में भाई। ओके, अब देखो, आज हमने इस क्लास के अंदर जिक्र किया, किसका जिक्र किया भाई? पहले हमने जिक्र किया अपनी थोड़ा सा स्वतंत्रता का जिक्र किया, उसके बाद फिर हमने बात करी समता पर बात करी, उसके बाद बात करी हमने किस पर बात करी आप लोगों के बीच में? बंधुत्व पे। और अब जो बात करेंगे वो एक लास्ट जो शब्द एक और आता है इसके अंदर, अखंडता, जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया आप लोगों के बीच में, अखंडता। अब जब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? अखंडता की बात करेंगे भाई, अखंडता। ओके, देखिए अगर अखंडता की बात करूं मैं, एक बार इसका अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद मैं जिक्र करूंगा आप लोगों के बीच में। अखंडता यानी कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ के यदि रह रहे हैं, यानी कि एकता के साथ रह रहे हैं। शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो जो लोग एकता के साथ रह रहे हैं वो क्या भाई? जो बहुत सारे लोग हैं जो एकता या एक बन करके रह रहे हैं वो क्या है? एकता भाई। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, आज कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप महसूस भी कर रहे होंगे। चलिए, हमने बात करी किसकी? अखंडता की, इंटीग्रिटी की बात करी। किसकी बात करी हमने? इंटीग्रिटी। यानी कि एक साथ जो लोग रह रहे हैं, अगर मैं बात करूं इंटीग्रिटी की, आपस में जुड़ाव है, आपस में जुड़ाव, वे भावों या विचारों से जुड़कर जो लोग रहते हैं उसे हमें एकता भी कहते हैं भाई, उसको हमें एकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकता। यानी कि अगर हम इस बात को इस तरीके से समझे, जो लोग भावों से जुड़ करके एक साथ रह रहे हैं, बहुत सारे लोग भावों से जुड़ करके या अपने विचारों से जुड़ करके एक साथ रह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? इंटीग्रिटी या अखंडता। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना भाई, वो ये है, यानी कि एक समान लोग, यानी कि एक जैसे लोग, यानी कि मान लिया फॉर एग्जांपल टीचर या भाई आर्मी पर्सन जो भी है, जैसे एक जैसे लोग यदि एक साथ रह रहे हैं, एक जैसे लोग अगर एक साथ रह रहे हैं तो वो क्या है? यूनिटी है। एक जैसे लोग एक साथ रह रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? हमें यूनिटी बोलते हैं, एक समान लोग। और यदि असमान लोग, एक जैसे या समान लोग, असमान लोग यानी कि डिफरेंट लोग यदि साथ रह रहे हैं, असमान लोग अगर साथ रह रहे हैं तो उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं? अखंडता। ओके, देखिए हमने बात करी अखंडता की, बात करी अखंडता में हमने बात करी कि भावों के साथ या विचारों के साथ जो लोग, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अखंडता बोलते हैं। यहां पर मैंने दूसरी बात यह करी कि भावों के साथ जो लोग रह रहे हैं उसको एकता भी बोला जाता है भाई, एकता भी बोला जाता है भाई, जो सब लोग एक तरीके एक साथ रह रहे तो एकता भी है। लेकिन यहां पर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये कि एक जैसे समान लोग यदि एक साथ रह रहे थे उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी बोलते हैं। और असमान लोग यदि एक साथ रह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हमें इंटीग्रिटी बोलेंगे भाई, उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी बोलेंगे। अब यहां पर बात यह आती है, जब हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो भाई इस एकता और अखंडता, एकता या अखंडता, इंटीग्रिटी को के बारे में संविधान में कहां पर जिक्र किया गया है? संविधान में कहां पर जिक्र किया? देखो समझने वाली बात है। एक्ट नंबर 1 क्या बोलता है आपका? ध्यान से सुनना भाई। एक्ट नंबर 1 क्या डिफाइन करता है? भारत राज्यों का संघ।
बहुत बड़ी बात है भाई, ये भारत राज्यों का संघ कैसे, देखिए यहां पर उसने क्या डिफाइन किया है, भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। एक्ट नंबर 1 ने क्या डिफाइन किया है, भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी कि कहां पर संघ के रूप में वर्णित किया गया, तो एक्ट नंबर 1 डिफाइन करता है। और साथ ही एक चीज और बोल देता है यहां पर, देखिए दूसरी बात क्या बोल देता है, ये इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, पीछे जो भाव हैं इस बात को लेकर के भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसके पीछे जो भाव है वो ये है कि भाई राज्यों को बड़े ध्यान से नोट करना भाई इस बात को, राज्यों को भारत से अलग, या संघ, मैं यहां पर संघ लिख दूं, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या बात कर दी एक्ट नंबर 1 ने, जो उसके भाव हैं देखिए लिख दिया उसने सिंपली भाषा में, क्या लिख दिया कि भाई भारत राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, उसने ये डिफाइन किया। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी इंटीग्रिटी को कहां पर इन्होंने प्रदर्शित किया है, संविधान के अंदर कहां पर प्रदर्शित किया है, तो एक्ट नंबर 1 ही प्रदर्शित कर देता है कि हमारी जो अखंडता एकता है वो बिल्कुल मजबूत है, भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारी क्या है, इंटीग्रिटी है या एकता है, हमारी इंटीग्रिटी है, एकता है। इसी के साथ में अगर आप लोगों से दूसरी बात और बताऊं, अगर इसकी प्रकृति पूछ ली जाए, इसकी प्रकृति आयाम की, अगर आयाम की बात होती है तो इसकी प्रकृति भी यदि पूछी जाए, आयाम भी 2 हैं इसके, यदि प्रकृति की बात करें तो जो संघ है कभी बदली नहीं होगा। पहली बात, एक चीज और यहां निकल करके आती है, एक्ट नंबर 1 के जो पीछे भाव है वो ये है कि जो भारत रूपी जो संघ है वो संघ कभी बदली नहीं होगा। ये आयाम नंबर 1 है, संघ कभी बदली नहीं होगा। और जो उद्देश्य है इसका, उद्देश्य क्या है, जो इसको बदली करने वाली जो चीजें हैं जैसे सांप्रदायिकता है, लिंग है, जाति है, उन सबको पार करना, यानी कि उन सब चीजों को निष्क्रिय करना। जैसे कोई जाति के ऊपर बोले हम तो भारत संघ से अलग हो जाएंगे, कोई बोले हम तो क्षेत्र के हिसाब से बोले कि हम तो भाई पहाड़ी क्षेत्र वाले हम भारत संघ से अलग हो जाएंगे, नहीं। एक्ट नंबर 1 ने क्या डिफाइन किया, पहली बात मैंने ये बोली, एक्ट नंबर 1 ने भारत को संघ के रूप में वर्णित किया है और यहां पर इनडायरेक्ट रूप से या उसका जो भाव है वो ये है कि राज्यों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात, यहीं पर एक और चीज निकल करके आती है, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी बड़े अच्छे लेवल की पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके पीछे भाव, जो चीज लिखी है उसके बहुत सारे भाव होते हैं। तो प्रेम्बल के अंदर जब अखंडता शब्द का यूज किया गया तो अखंडता शब्द का बड़ा महत्व है और इसका बहुत सारा अर्थ निकल करके आता है। लेकिन यहां पर सिर्फ आप लोगों को एक चीज बस इतना पता होना चाहिए, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। और इसमें यह दिया गया है कि हमें इसका जो उद्देश्य है अखंडता का वो ये है, आयाम में आया, आयाम में मैंने बात करी आप लोगों से क्या कि भाई अधिकार नहीं है, उद्देश्य यह है कि जो इस प्रकार की सिचुएशन पैदा करती स्थिति, जो चीजें जैसे क्षेत्र है, जाति है, लिंग है, वो सारी के सारी उन चीजों को पार करना। ये हमने अखंडता का यहां पर जिक्र किया। चलिए दोस्तों, मैंने आज बात करी, प्रेम्बल की बात करी, भारतीय संविधान की बात करी और इसमें अपनी 5, 6, 7, 8 क्लास निकल चुकी है। यहां पर आज जो मेरी ये लास्ट क्लास थी इसमें मैंने आप लोगों के सामने आज जो जिक्र किया, सबसे पहले मैंने बात करी किस पर बात करी भाई, समता पर बात करी, उसके बाद बंधुता पर बात करी और अखंडता पर बात करी। ये 3-4 चीजों पर हमने मोटे मोटी यहां पर जो क्वेश्चन बन सकते थे उनके ऊपर हमने बात करी। उसके बाद एक छोटी सी 10 मिनट और आप लोगों की मैं लूंगा। यहां पर हम एक बार प्रस्तावना का महत्व के बारे में भी बात करेंगे। प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रेम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महत्व किस प्रकार से है, आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करा दूं, उसके बाद मैं इस क्लास को जोड़ूंगा। देखिए, समता के बारे में बात करी, सब लोगों को समान समझा जाएगा, सब लोगों को समान समझा जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग से संबंध रखता हो। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है भाई इसके आयाम कितने, तो इसके 3 आयाम को मैंने जिक्र किया, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। उसमें जिक्र किया, नागरिकों को लेकर जिक्र किया तो 14 से 18 तक के अधिकारों का बीच में मैंने मौलिक अधिकारों का जिक्र किया, उसके बारे में हमने बात करी कैसे। उसके बाद राजनीति की बात करी तो कोई भी व्यक्ति 18 साल का तो वो भाई मत डाल सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आर्थिक की बात करी, चाहे वो लेडीज है, चाहे महिला, चाहे बच्चा, समान काम के लिए समान पैसे दिए जाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था समानता में की गई है। उसके बाद बात करी बंधुत्व की, तो बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व में क्या दिया गया है भाई, भाईचारे का जिक्र किया गया है।
भाईचारे का जिक्र किया गया है कि भाई भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए। उसके बाद हमने उसमें ये जिक्र किया कि भाई भाईचारा क्यों ज़रूरी है, वो बातें हमने बंधुत्व के अंदर हमने वो बातें करी। फिर उसके बाद हमने ये बात करी बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो वो फ्रांस की क्रांति से किस प्रकार से लिया गया, वो हमने यहाँ पर अपना इस क्लास के अंदर जिक्र किया। उसके बाद जो लास्ट जो बात निकल करके आती है वो इंटीग्रिटी की आती है, यानी कि एकता की आती है। भावों के साथ, जो विचारों के साथ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं उसको एकता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और थी, वो ये थी कि यदि एक जैसे समान लोग एक साथ रहते हैं उसे यूनिटी बोलते हैं, और असमान लोग यदि साथ रहते हैं उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। एकता को इंटीग्रिटी, एकता को अखंडता भी बोला जाता है। ये हल्का सा उसके अंदर फर्क है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार आप इसको राइट डाउन करें, उसके बाद मैं फिर आगे बात करता हूं, प्रस्तावना के महत्व की बात करता हूं भाई। ओके, किस प्रकार से किस लोगों ने कैसे कैसे अपने, देखिए भाई इसको आप नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। दूसरी बात, मैं काफी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं आप लोगों के भाई, मेरी भी रिक्वेस्ट बेकार है, मैं भी क्यों खामखा बेवजह आप लोगों के बीच में रिक्वेस्ट डालूं अपनी। आप लोगों ने सुनना तो है नहीं ना, तो आप लोग पूरी क्लास देखते हैं, मुझे पता है कि क्लास आप पूरी देख नहीं रहे हैं। देखिए, आप अपना लॉस कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। मैं एहसान नहीं कर रहा आप लोगों पे, क्लास लेकर के मैं मेरा फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, आप लोग अपना समय ख़राब कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है, मैंने कई बार जिक्र किया है कि मैं जब कराने की कोशिश करता हूँ, मैं ही नहीं, पूरे जो टीचर है बड़े दिल से यहाँ पे कराते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करते हैं आप लोगों के बीच में। लेकिन थोड़ा सा कुछ आज मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी है भाई, हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, अगर पढ़ना है तो आप क्लास को स्किप ना करें, क्लास को पूरी देखिए, पता नहीं कब कौन सा वर्ड निकल जाए और उसी से क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पर एक बात और बता दूँ, अब धीरे धीरे वैकेंसियाँ आनी शुरू हो गई हैं। 1-2 दिन पहले मैंने टीचरों का भी जिक्र सुना था कि सर 1-2 दिन में डेट आ जाएगी उनकी। आजकल उनका स्क्रीनिंग भी हो रहा है। उसके बाद बहुत सारी, जो रेलवे ने भी अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। देखिए, रिटायरमेंट सब चल रहे हैं, वैकेंसियाँ होल्ट हैं, अब समय है पढ़ने का आप लोगों का। अब देखिए कब गवर्नमेंट कब अपनी गाइडलाइन जारी करती है, हम उसी के अनुसार चल पाएंगे। लेकिन तब तक आप ये तो पढ़िए यार, आप ये तो कर ही सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स तो कर ही सकते हैं। नहीं, 5, 6, 8, 10 जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, खैर प्यारे तो मेरे लिए आप सब लोग हों, लेकिन भाई वो अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। कुछ है जो आप फ़र्ज़ पूरा नहीं करें, कम से कम जो चीज़ समझ नहीं है, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ है या फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं है आती है। मेरी पढ़ाई हुई, हमारी पढ़ाई हुई, या तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आती है या फिर आप बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। 2 ही बातें हैं, तभी आप लोग कमेंट्स नहीं करते। नहीं तो अदरवाइज़ काफ़ी बार मैंने बोला हुआ, आज रिक्वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, आपकी मर्जी, एज यू लाइक, हम सिर्फ अपना काम करेंगे। देखिए अब मैं बात करूंगा प्रस्तावना के महत्व की, बात करूंगा कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे विचार दिए। अब देखिए, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने प्रस्तावना को लेकर के बहुत सुंदर सी बात बोली है दोस्तों। और वो जो सुंदर सी जो इन्होंने जो बात बोली है वो क्या बोली है, ये है हमारे दीर्घकालीन, देखिए क्या बोला इन्होंने, ये हमारे प्रस्तावना को लेकर के इन्होंने एक बात बोली कि ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या बोला इन्होंने, ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि ये शब्द प्रस्तावना को लेकर के किसने कहे। ओके, क्या किसने कहे, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये शब्द बोले कि ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। नंबर, पंडित भार्गवदास ठाकुर ने भी अपने विचार दिए भाई। इसे संविधान का आभूषण, संविधान का आभूषण, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण माना है
कि भाई ये संविधान का आभूषण है, संविधान की कुंजी भी माना है इन्होंने, भार्गवदास ने, और इसे यहाँ तक भी बोला इन्हें संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ये भाई साथ के साथ राइट डाउन कर लो भाई, संविधान की आत्मा। आपसे पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो पंडित भार्गवदास ठाकुर ने इनको जो इसको उपाधि दी है, संविधान की आत्मा की उपाधि दी है, संविधान की कुंजी की उपाधि दी है, संविधान का आभूषण बोला है, संविधान का आभूषण बोला है। और एक चीज और इन्होंने बोली है, वो ये बोली यह उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता। आपसे पूछा जा सकता है यह या प्रस्तावना प्रस्तावना का मतलब, प्रस्तावना उचित स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। भाई ये शब्द किसके थे, तो ये भी शब्द किसके थे, पंडित भार्गवदास ठाकुर के थे। भाई पंडित ठाकुर दास भार्गव एक ही बात है भाई, आप उसको कैसे भी पढ़ सकते हैं भाई। ओके, उसके बाद एक बार इसको नोट करें, फिर मैं रेफ करता हूं, फिर बताता हूं भाई आप लोगों को आगे। अर्नेस्ट बार्कर अंग्रेज राजनीति शास्त्र थे भाई ये। इन्होंने भी इसके बारे में लिखा। पहली बात इन्होंने बोली यह संविधान की कुंजी नोट है। ध्यान रखना भाई, देखिए अगर कुंजी आ जाती है तो ठाकुर भार्गव दास, पंडित ठाकुर भार्गव दास, या कुंजी नोट आ गया तो अर्नेस्ट बार्कर। कुंजी, खाली कुंजी आ गई, संविधान की कुंजी किसने कहा है, आभूषण किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसने कहा है, मूल्यांकन करने का सबसे उत्तम स्थल किसने कहा है, तो पंडित जी हैं, भार्गव दास जी। और अगर कुंजी की बात आ जाए तो सारी किसकी आ जाती है, ये जो अंग्रेज अधिकारी है अर्नेस्ट बार्कर, राजनीति शास्त्र हैं इनकी। और साथ ही इन्होंने ये बोला, इन्होंने सम्मान दिया भाई प्रस्तावना लिखने वालों को, वालों के सम्मान में वर्ड बोले इन्होंने। इन्होंने क्या बोला, प्रस्तावना के लिखने वालों के सम्मान में कुछ इन्होंने शब्द बोले, और वो शब्द क्या कहे इन्होंने, राजनीतिक बुद्धिजीव, राजनीतिक बुद्धिजीव भाई। आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक बुद्धिजीव, प्रस्तावना के लेखकों को राजनीतिक बुद्धिजीव की संज्ञा किसने दी है, तो ये राजनीति शास्त्र है, अंग्रेज है, अर्नेस्ट बार्कर ने इनको, ये जो लेखक थे इनको लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीव की संज्ञा दी है। इस प्रकार से इन लोगों के विचार थे, ये आप लोगों ने नोट करे। और साथ ही एक दो बात और हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये इनकी एक पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में लिखी थी इन्होंने। किसकी रचना है ये?
ये इनकी रचना है, अर्नेस्ट बार्कर की रचना है भाई। और इसके प्रारंभ में इन्होंने प्रस्तावना का जिक्र किया है भाई, ध्यान रखना इस बात का भाई। देखिए अगले तो है अंग्रेज राजनीति शास्त्र, अर्नेस्ट बार्कर ने इनको कुंजी नोट बोला है, लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी बोला है। साथ ही इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में इन्होंने लिखी थी। उसके प्रारंभ में ही भारतीय प्रस्तावना का इन्होंने जिक्र किया। एक बार आप नोट कर लें, एक दो बात और है, फिर मैं उसके बाद भाई अपना ये समाप्त होने को जा रहा है भाई। ओके, यहां पर चलो कोई बात नहीं, मैं यही बता देता हूं आप लोगों को। देखिए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? 1960 एक केस आया बैरूबारी या बाड़ी, हिंदी में इंग्लिश में आता भाई, हिंदी में था बैरूबाड़ी विवाद था। इसके अंदर इसको भाग नहीं माना भाई, भाग नहीं है। क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, तो 1960 में केस आया था बैरूबारी। 1973 का केस है एक, और केशवनंदन भारती वाला जो केस है, इनके बारे में मैं जिक्र करूंगा जब हम आगे बिल्कुल सही राइट टाइम होगा, तो इन केसों के बारे में जिक्र करूंगा, कैसे कैसे केस आए थे, क्या क्या सिचुएशन रही थी और क्यों आए थे। यहां पर इसको भाग माना भाई, भाग है, संविधान का भाग है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें हम भाई क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है? हाँ, अब इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, परंतु मतलब क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जब संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं थी उस समय इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था, परंतु अब जब संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं होगा। परंतु मूलभूत ढांचे के अंदर क्या नहीं होगा? बदलाव नहीं किया जाएगा। और 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता को, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष व अखंडता 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये इसमें बदलाव हुआ। चलिए दोस्तों, आज हमारी यहां पर ये जो हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आपके हर प्रकार के एग्जाम के हिसाब से, उसका हमने समापन किया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस टॉपिक को जहां से जिस तरीके से मैंने उठाया था और मैंने इस टॉपिक को आप लोगों के बीच में समाप्त किया है। इसकी तकरीबन 7 क्लास हैं। अगर मैं बात करूं तो 7 क्लासें, 7 क्लासों में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी है। यदि मैं ये दावा करता हूं कि यदि 7 क्लास आप बिना पेन और कॉपी के सुन भी लेंगे तो 90% क्लास आपको याद हो जाएगी। 90% जो क्वेश्चन है आप उसकी रिप्लाई दे सकते हैं, 10% के लिए आपको कॉपी पेन उठाना पड़ेगा भाई। ओके, आज की जो हमारी क्लास रही थी वो जिसमें हमने जिक्र किया, समता का जिक्र किया, बंधुत्व का जिक्र किया, उसके बाद हमने इंटीग्रिटी का जिक्र किया, अखंडता का जिक्र किया, और अब फिर लास्ट में हमने इसके प्रस्तावना के महत्व के बारे में जिक्र किया कि किस प्रकार से सर अलादीन कृष्णा अय्यर ने बोला है। उसके बाद अंग्रेज राजनीति शास्त्र बार्नर के बारे में भी बात करी, उसके बाद अर्नेस्ट बार्नर के बारे में बात करी, उसके बाद हमने पंडित भार्गवदास ने भी क्या बोला है ये संविधान को लेकर के, किसने इसको आभूषण बोला है, किसने इसको कुंजी बोला है, किसने इसको कुंजी नोट बोला है, किसने इसको उचित स्थान बताया मूल्यांकन का संविधान का। इस प्रकार से हमने सारी की सारी बातें करी हैं इस प्रस्तावना को लेकर के। और हमने वहां से शुरू किया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, वहां से हमने इसको शुरू किया था। और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर ये मेरा टॉपिक आज समाप्त होता है। शायद मे भी मेरे ख्याल में क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरा आज का जो टारगेट था इस क्लास को समाप्त करने का, आप लोग देखें तो भी बहुत बढ़िया, आप नहीं देखेंगे तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं यही बोल सकता हूं, मैं आपके लिए तो नहीं बोलूंगा कि आपके लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। आप इस क्लास को एक बार जरूर देखें, पूरा देखें। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसके इन 7 क्लासों में प्रेम्बल को लेकर के मेरे ख्याल में कोई एक आधा क्वेश्चन आपका लेफ्ट हुआ होगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फिर भी मैंने मेरे 60-70% आप लोगों के बीच में देने की कोशिश करी है, क्योंकि 100%
पॉसिबल नहीं हो पाता भाई 100%। तो मेरे ख्याल में विजुअल जब हम आमने सामने होते हैं तभी पॉसिबल हो पाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ, और जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो राज्यों का संघ के बारे में, हम अपना जो पॉलिटी का टॉपिक रहेगा राज्यों के संघ के बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। जय हिंद भाई, थैंक यू दोस्तों।